तो लास्ट सेशन हमने सेटअप किया था हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कि हाउ टू सेटअप, हाउ टू इंस्टॉल द React.js, राइट। तो React.js को कैसे सेटअप करना है, कैसे npx की मदद से हमने उसको सेटअप किया था और एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें मिला था। सो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, राइट ना। तो हमारे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। और इसका बेसिक भी मैंने बताया था कि एसआरसी फोल्डर, पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है, एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या होता है। हमें सिर्फ index.html सबसे मेन इंपॉर्टेंट फाइल है जो हमें चाहिए। इसके अलावा हमें बाकी ऑप्शनल है, हमें अगर नहीं रहेंगे तो भी चल जाए, राइट। ओके, देन how can create, right, how can create our the first component। मैंने पहले से बोल रहा हूँ, component is a block of the code, है ना। component is a block of the code, component is a block of the code, right। okay, block of the code मतलब कुछ भी हो सकता है, right। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ तो कोई भी ये जैसे बोला, ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा, ये नेविगेशन बार एक कंपोनेंट होगा, राइट ना। ये हेडर का पार्ट है, ये कंपोनेंट्स होगा, ये एक कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट मतलब इस पूरे पेज को ना अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, इसका मतलब होता है कंपोनेंट्स। ओके, अब बस हमें वही कंपोनेंट्स क्रिएट करना है। सबसे पहले वही हमें क्रिएट करना है, उसका कैसे फ्लो होगा, कैसे रेंडर होगा, कैसे इसको स्टार्ट करना है, वो सब सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अब इस वाले फाइल में ना मैं कुछ नहीं रखूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ना ये हमारी डायरेक्टरी है, मैं फिर से आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पब्लिक नाम की डायरेक्टरी है जिसके अंदर index.html हमें चाहिए, राइट। ओके, एंड इसके अलावा src फोल्डर आएगा, और इस पब्लिक के अंदर तो मुझे बस एक ही पता है कि एक ही हमें चाहिए, div है जो इसका आईडी रूट है, बस इसके अंदर जो भी डेटा आएगा इसके अंदर मुझे उसको ऐड करना है, ठीक है। बस html का काम खत्म। अब एसआरसी फोल्डर जिसके अंदर हमारे बाकी सारी चीजें हो सकती है, राइट ना। ओके, फिलहाल तो मैं इन सारी चीजों को ऐसे रख दूंगा। ओके, बाद में हम रिमूव कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये app.css की रिक्वायरमेंट नहीं है, app.js की फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम हमारा खुद का एक कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो index.js की हमें फाइल यहाँ पे दिख रही है एसआरसी के अंदर, राइट ना। और इसी फाइल को मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, राइट। यहाँ से हमें क्या करना है, इसको रिमूव कर देना। मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, पूरे फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके निकाल दिया। तो क्योंकि एसआरसी के अंदर हमें index.js, जावास्क्रिप्ट की .js की फाइल होगी, ओके। और इसी के अंदर हमें सबसे पहले, क्योंकि यही फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, तो हमें करना क्या है, राइट। हमें क्या करना है, सो सबसे पहले इस लाइब्रेरी में से बहुत सारे लाइब्रेरी इनबिल्ट, जितने भी इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है ना, उनको हम डायरेक्टली सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उनको इंपोर्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्ट की फाइल को इंपोर्ट करना है। तो देखो कि हमने उस दिन मैंने बताया था कि हमने स्क्रिप्ट की मदद से एक सीडीएन पाथ लिया था, बस वही सीडीएन पाथ, वही वही आपका सीडीएन पाथ जो है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इंस्टॉल जब किया ना, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है इस नोड मॉड्यूल के अंदर। इस नोड मॉड्यूल के अंदर आपको हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी। तो वहां से मुझे उस फाइल को रीइंपोर्ट करना, तो मैंने इंपोर्ट रिएक्ट, क्या लिखा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, और हमें लिखना है हमारे रिएक्ट के फाइल का नेम। देखिए, तो ये हमारे रिएक्ट की क्या है, एक मॉड्यूल है, ओके। इस मॉड्यूल को हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रिएक्ट नाम का जो मॉड्यूल है ना, इस हमारे लाइब्रेरी के अंदर है ना, यहाँ पे माउस ओवर करोगे तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा उसका पाथ, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, टाइप्स के अंदर, रिएक्ट के अंदर इंडेक्स है, ठीक है। तो इधर के वहां पे उसको एक्सपोर्ट किया होगा, यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होगी उसको इंपोर्ट करना। सेकंड स्टेप होगी हमारी जी की हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, किसको करना है, हमारे रिएक्ट डोम को फ्रॉम रिएक्ट डोम। देखो, दो फाइल मुझे कुछ भी करके पहले इस index.js में इंपोर्ट करनी है, जो ऑलरेडी हमारे पास मॉड्यूल है। यह रिएक्ट नाम का एक, समझ लो कि एक क्लास होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। रिएक्ट डोम भी हमारे लिए एक फाइल है, एक मॉड्यूल है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इन दोनों को हमने इंपोर्ट किया, रिएक्ट डोम, जैसे कि हम इस लाइन पे करते थे, दिस टू लाइन्स।
ये दो लाइन अब मेरी यहाँ से अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। दोनों लाइन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इम्पोर्ट, यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया। अब व्हाट इज द नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट थिंग है कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करना है, इसलिए मुझे कंपोनेंट्स भी क्रिएट करना होगा। ध्यान में रखना, जो भी हम यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाते हैं, इस कंपोनेंट को हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। क्या करना होता है? इंपोर्ट करना होता है। तो उसको इंपोर्ट करने का तरीका देखो किस तरीके से। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर अगर आप इस पे क्लिक करते हो, इस किसी भी फोल्डर पे क्लिक करते हो ना अपना, तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक न्यू फाइल आपकी इसके अंदर क्रिएट होगी, राइट? ओके, तो समझ लो मैंने एक यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, एक फर्स्ट लेटर उसका मैंने कैपिटल लिया, एक माय ऐप मैंने नेम दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया जेएस, मैंने एक जेएस की फाइल बना दी। ओके, जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। माय ऐप डॉट जेएस नाम की एक मैंने फाइल बना दी, ठीक है। ओके, हालांकि हम उसको जेएस की जगह पर डॉट जेएसएस भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट फिलहाल इतने हमें दूर नहीं जाना, पहले डॉट जेएस से हम करेंगे जो हम फैमिलियर है डॉट जेएस के साथ। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक कंपोनेंट्स क्रिएट करूँ जो होगा एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्या होगा? एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो उस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, देखो क्लास, एक क्लास क्रिएट करना है, जावास्क्रिप्ट का उस कंसेप्ट का क्लास क्रिएट करना है हमें, तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक इंपोर्ट करना होगा। ओके, फिर से इस रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट सबसे पहले। ओके, एंड इसकी मदद से हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, जिस फाइल से आपने उसको सेव किया है उसी नाम का यहाँ पे क्लास बनाना है, माय ऐप, माय ऐप। ओके, अब देखो जब हमने ये पढ़ा था इनहेरिटेंस बारे में, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि पेरेंट क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर इनहेरिट होती है। तो देखिए मैंने ये भी लिखा था यहाँ पे, एक्सटेंड किया था इस वाले कंपोनेंट्स को, तो सेम अभी यहाँ पे भी वही करना है। तो क्लास लिखा मैंने माय ऐप, ठीक, क्लास लिखा माय ऐप जो एक्सटेंड्स होगा, जो एक्सटेंड्स होगा कहां से, ये देखो ये रिएक्ट जो मॉड्यूल लिखा ना, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और उसकी हम बॉडी लिखेंगे, राइट। ये हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है, माय ऐप नाम का एक कंपोनेंट है, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। अब यहाँ से इस वाले, जब भी हम एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर एक कंपलसरी, एक मैंडेटरी एक मेथड होती है जिसका नाम है रेंडर, जिसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेंडर फंक्शन होता है। और ये जो फंक्शन होगा हमेशा रिटर्न वैल्यू जो भी होगा ना इस रेंडर के अंदर हमेशा रिटर्न ही करेगा। हमने पढ़ा है फंक्शन में, कॉल करेंगे वहां से डेटा को रिटर्न करेंगे, तो इस रेंडर फंक्शन से हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को रिटर्न करेंगे, रिटर्न। अब रिटर्न में क्या होगा, इस रिटर्न में क्या होगा, इस रिटर्न में आपका पूरा जीएसएक्स का कोड होगा। किसका कोड होगा? जीएसएक्स। तो मैंने बताया ना जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का कॉम्बिनेशन। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। तो मैंने एक डिव लिखा, देखो ना नॉर्मल डिव लिखा है, जैसे लाइक एज एचटीएमएल हम लिख रहे डॉट जीएस के अंदर, बट कैसे लिख रहे एज एचटीएमएल, ठीक है। तो मैंने डिव ओपन किया और मैंने h1 टैग इसके अंदर लिखा और लिखा वेलकम टू रिएक्ट जेएस। ओके, ये मैंने एक कंपोनेंट बना के रखा है, पूरा का पूरा कोड मेरा index.js में आने वाला है, और यहाँ से index.js से डेटा मेरा जाएगा पब्लिक के अंदर index.html में रूट के यहाँ पे। एक्चुअली टारगेट मेरा ये है, ठीक है, बट रिएक्ट जैसे हमारा वर्चुअल डोम पे काम करता है, यहाँ पे एक्चुअल डोम में डेटा जाने के पहले सब सारी प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले, लास्ट में डेटा जाएगा एक्चुअल डोम में, ठीक है। लेट्स सी, तो देखो ये तो मैंने बना दिया। अब हमें क्या करना है, इस app.js जो मैंने कंपोनेंट बनाया इसी को index.js में इंपोर्ट करना होगा, एंड देन हमें इसको रेंडर करना होगा इस रूट के अंदर। पहले है ना, सिर्फ आप फ्लो समझ के ले लो, ठीक है, 2 3 4 बार करोगे इस फ्लो को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो फिर इजीली। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस माय ऐप को इंपोर्ट करना है, बट एक चीज याद रखनी है,
जब भी हम किसी भी कंपोनेंट्स को, किसी भी क्लास को या किसी भी फंक्शन को अगर दूसरे फाइल में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें इस फाइल को क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें पहले एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखना, सबसे लास्ट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हमारे क्लास का नेम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय ऐप। जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं ना, इस पैकेज को, इस माय ऐप पैकेज को, पैकेज भी हम बोल सकते हैं, इस फाइल को अब हम index.js में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये देखो फ्लो है, ये कंटिन्यूसली हमें इसी को फॉलो करना है, एवरी टाइम इसी को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट हो जाएगा, अब index.js के अंदर हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब ध्यान से देखना इंपोर्ट कैसे किया जाएगा। इंपोर्ट, आप कौन से नाम से उस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो, ये जो माय ऐप नाम की जो फाइल है, ये पूरा का कोड मुझे चाहिए, ये पूरा का पूरा कोड मुझे रूट में डालना है। जो मेरा index.html रूट है ना, यहाँ पे डालना है, बट ये डायरेक्टली नहीं जाएगा। दिस इज वर्चुअल डोम, ये वर्चुअल डोम है जो जावा जे हमारा रिएक्ट इसके ऊपर काम कर रहा है। ये रेंडर पूरा का पूरा डेटा मुझे लेके आना है index.js में, और यहाँ से मैं इस रूट पे टारगेट करूंगा। बट ये आएगा, ये जो माय ऐप जो हमने लिखा है यहाँ पे, माय ऐप नाम का जो मैंने यहाँ पे एक पैकेज का नेम दिया है, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस एक्सपोर्ट करना है मुझे, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है, बट कौन से नाम से करना है। तो मेनली हम जिस नाम से एक्सपोर्ट करें उसी नाम से इंपोर्ट करते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम फाइल का नाम रखते, आइडियली सेम ही रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला माय ऐप है ना, ये देखो ये ऑटोमेटिकली सजेशन भी दे रहा है, ठीक है, इजीली ये डायरेक्टली ऐसे करके दे रहा है, ठीक है। बट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, माय ऐप, ठीक है। किसका इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट माय ऐप, मैंने नाम दे दिया माय ऐप, वैसे कुछ भी नाम दे सकते हो, बट किसको इंपोर्ट करना है ये देखना है। इंपोर्ट माय ऐप को करना है फ्रॉम, कहां से करना है, देखिए करंट डायरेक्टरी में, सेम डायरेक्टरी के अंदर माय ऐप है, एसआरसी के अंदर है, हम एसआरसी के अंदर सब कुछ फाइल है, बाकी फाइल निकाल सकते हो, बट मैंने रख दिया है, आगे जाके काम आ सकती है, राइट ना, इसलिए रख दिया। निकाल दोगे तो भी क्वेश्चन है, सिर्फ मुझे index.js ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, ओके। सो index.js लिखा, तो यहाँ इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस सेम डायरेक्टरी से फाइल को इंपोर्ट करना है, जो कि हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके रखा है माय ऐप नाम से। तो हमें बस इतना लिखना है, इंपोर्ट कर लो माय ऐप को फ्रॉम, करंट डायरेक्टरी लिखने तो डॉट स्लैश लिखना है, और उसका नाम लिखना है जो कि है माय ऐप। समझ में, ये माय ऐप जो है वो यहाँ पे आता है, और इसका नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। समझ में, ठीक है। माय ऐप को, ये जो माय ऐप है, इसको हमने एज अ सीएनसी नाम से इंपोर्ट किया। अब इसके आगे हम सीएनसी को यूज करेंगे, समझ में। सीएनसी मतलब ये माय ऐप, ये पूरा का पूरा डेटा जो रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो आइडियली नेम हम सेम रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि सेम कौन से फाइल से कौन सा डेटा आ रहा है। सो इंपोर्ट का काम मेरा हो चुका है। तो किसी भी फाइल को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब इंडेक्स से हमें index.js से डेटा index.html में रूट में मुझे पास करना है। तो ये इसका ये फ्लो है ना। सबसे पहले index.js को लोड करेंगे हम index.js को हमेशा लोड करते हैं, हम किसी भी पेज पे रिलोकेट नहीं होते। index.js के अंदर ही जितने भी पेजेस है सबको इंपोर्ट करते हैं, हम कभी भी दूसरे पेज पे नहीं जाते। index.js में ही जितने भी आप बनाओगे फंक्शन क्लासेस सबको यहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे सबको यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से ही डेटा index.html में रूट के अंदर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, यहाँ से कॉल करना है। तो कैसे करेंगे, तो डोम, एक्चुअल डेटा अब डोम में मुझे डालना है। ये पूरा आपने मैनिपुलेशन किया, यहाँ पे जो भी करना था ऐसे लॉजिक लगा दिया यहाँ पे। अब डेटा मुझे यहाँ पे मिल चुका है, इस डेटा को एक्चुअल डोम में डालना है, तो रिएक्ट डोम काम करेगा ये। तो उसका हमें क्या करना है, इस रिएक्ट डोम जो हमने बनाया ना, रिएक्ट डोम, ठीक है, डॉट, यहां से कॉल करना है उसके रेंडर फंक्शन को, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। और इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, हमें लिखना है हमारे इसका नाम, जिसको
रूट में भेजना है, इसका नाम ये वाला नेम आएगा। अगर यहाँ पे CNC होता यहाँ पे CNC आएगा, तो यहाँ पे आएगा माय ऐप। और सेल्फ क्लोजिंग करना है इस टैग को, समझ में आ? ये माय ऐप आएगा फिक्स। ये जो पूरा का पूरा डेटा है माय ऐप, ये जो पूरी फाइल है यहाँ पे इंपोर्ट कर ली माय ऐप नाम से। उसी माय ऐप को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, मतलब ये डेटा आ गया इसके अंदर का डेटा। अब इसके अंदर से क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है ना, ये रेंडर कर रहे हैं ना डेटा ड्यू, उसके अंदर H1 टैग। ये जो ड्यू H1 टैग जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे जो मिल रहा है ना, वो कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए मेरा index.html पे रूट के पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमने पढ़ा है राइट ना, और उसका आईडी देना है रूट। टारगेट दे दिया कि कहाँ पे इसको भेजना है, रूट के पास भेजना है। क्लियर, देन सेमीकोलन। तो यहाँ पे इसको सेव करना है। ओके ठीक है, तो हमने जनरली क्या किया, हमने एक पब्लिक डॉट एचटीएमएल के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हाथ भी नहीं लगाया, बस उसके अंदर जो रूट नाम की फाइल थी, एक आईडी था, उसको हमने टारगेट किया, उसके अंदर डेटा मुझे देना है। कैसे दिया, इंडेक्स डॉट जेएस को हमने लोड किया, उसने देखा माय एप्स नाम से एक माय ऐप फाइल को लोड कर दिया। इसने चेक किया माय ऐप है क्या है, एक्सपोर्ट करके रखा है, इसी को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कर लिया। अब माय ऐप को कॉल किया, उसके अंदर जो भी रेंडर हो रहा है ना, ये जितना भी डेटा रेंडर रिटर्न कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा रिटर्न हुआ डेटा इस रूट के आईडी पे जाएगा। अब इसको रन करना है, फाइल को कैसे रन करना है मैंने कल बताया था। तो अब हम कहाँ पे, रिएक्ट बैच 4 के अंदर है, ये मेरी मेन डायरेक्टरी है, जिसके अंदर मेरा माय ऐप नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर हमने सब कुछ रखा है, ठीक है ना। तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, सीडी माय ऐप। जब भी आपको कोई डायरेक्टरी चेंज करनी होती है तो सीडी लिखना होता है, सीडी एंड फोल्डर का नेम। अब हम आ चुके हैं माय ऐप पे, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल एक कमांड चलानी होती है, npm। इस npm नोड पैकेज मैनेजर को बोलना है, हे npm स्टार्ट, है ना, स्टार्ट कर लो। क्या स्टार्ट करना है, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा अपना डेवलपमेंट सर्वर, स्टार्ट करेगा सर्वर पे, इसको एग्जीक्यूट करेगा index.js को, और index.js इसको क्या करेगा, माय ऐप को लोड करेगा, एंड जो भी डेटा आएगा माय ऐप से उसको रूट वाले ड्यू में पुट कर देगा, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते क्या होता है। ये रिएक्ट जस्ट प्योरली फ्रंट एंड पे काम करेगा। और जब भी आपको बैकएंड से डेटा लेना हो ना, कोई भी बैकएंड डेवलपर रहेगा जो आपको एपीआई बना के देगा, उस एपीआई की मदद से हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फेच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो एपीआई को कैसे फेच करना है, ये हम रिएक्ट में भी पढ़ेंगे, है ना। मैं कुछ एपीआई का डेटा आपको फेच करके दिखाऊंगा, है ना। एपीआई क्रिएट नहीं कर सकते, एपीआई क्रिएट करने के लिए आपको बैकएंड पे जाना होगा, बट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड से कोई भी एपीआई को, हम बहुत सारे एपीआई मिल जाएंगे आपको, कोई भी एक एपीआई लेंगे, उसको कॉल करेंगे, और उसके अंदर का जितना भी डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। तो इस जेसन फॉर्मेट के डेटा को कैसे पार्स जेसन करना होता है, जो हम करेंगे, है ना, स्ट्रिंगिफाई करके जेसन पार्स करना तो करेंगे, तो पार्सिंग करके एरे में कन्वर्ट करके मैप की मदद से इटरेट करेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट ना, जब हम एपीआई के साथ काम करेंगे, मतलब जो इनबिल्ट एपीआई है। तो आपको कभी इंटरेस्ट में जाते हो तो आपको डायरेक्टली बोल, एक आपको ना लिंक दिया जाता है, बोलते ये आपके पास एपीआई है, ये 4-5 एपीआई दिए जाते हैं, और बोलते हैं यहाँ से डेटा फेच करके एक आपको डिजाइनिंग बनानी है। जैसे वहां पे आपको कुछ इमेजेस मिल सकते हैं, उस एपीआई से कुछ डेटा मिल सकता है, उसको एक वेल डिजाइन फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है, उसको अरेंज करके शो करवाना होता है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी असाइनमेंट मिलेंगे, वो भी एक पार्ट हम क्या करेंगे एपीआई का कवर करेंगे इसके अंदर। और मोस्टली 90% वैसे आपको रिएक्ट जस्ट पे टास्क मिलता है, आपको कुछ उन्होंने कंपनी की लिंक बना के उनका एपीआई की लिंक देती है, जो भी उनका प्रोडक्ट रहता है जिसके उसके अकॉर्डिंग, और कहते हैं कि इसको आपको डेटा को फेच करके क्या करवाना है, शो करना है डेटा, ठीक है।
परफेक्ट, ओके। सो हमने यहाँ पे जो भी लिखा था ये हमें सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल होके मिला है। और जब भी हमने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया था सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसके कारण ये हमें ना भी देखो, सिर्फ मुझे इसको सेव करना है, कुछ भी चेंजेस करूंगा मुझे हर बार रन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेव करोगे ये ऑटोमेटिक आपके सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करता है और डायरेक्टली आपका रन हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब जब भी अगर आपको इसके बाहर निकलना है ना, सर्वर को स्टॉप करना है ना, अभी सर्वर स्टार्ट है आपका और जो कि रन हो रहा है आपके पोर्ट पे, लोकल 3000 पोर्ट नंबर पे, और हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये आउटपुट भी दिख रहा है हमें। अभी देखो आउटपुट कहाँ से मिला है ना, ये ध्यान से देखना है। हमने हमने index.html में कुछ भी नहीं लिखा है, रूट एम्प्टी है। ये डेटा आया कहां से, आया वर्चुअल डोम से। सबसे पहले index.js को लोड किया, उसने देखा माय ऐप को भी उसने इंपोर्ट किया और माय ऐप को कॉल किया और बोला इस माय ऐप के अंदर जो भी रेंडर कर रहा है ना माय ऐप, जो भी ड्यू के साथ जो भी डेटा यहाँ से रिटर्न कर रहा है, इस डेटा को रूट के अंदर पुट कर दो। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से, ये देखो एलिमेंट्स आपको दिख जाएगा, रूट है एग्जैक्टली, रूट में कहीं कुछ भी नहीं था बट ये डेटा देखो आ रहा है। यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखिए रूट के अंदर ड्यू और H1, रूट के अंदर ड्यू और H1 कहाँ से आया, ड्यू के अंदर रूट और H1 यहाँ से आया, ये ड्यू है उसके अंदर H1 है, तो ड्यू विथ H1 देखो इसके अंदर रूट के अंदर आके आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इस डोम के अंदर ये एक्चुअल डोम है, दिस इज कॉल्ड एज अ इज एक्चुअल डोम, राइट ना। ओके, एंड जब ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये वर्चुअल डोम, ओके, और रिएक्ट हम यहाँ पे सब कुछ काम यहाँ पे करेंगे वर्चुअल डोम में, एंड फाइनली हमारे इस डोम के अंदर उसको ऐड कर देंगे, राइट। ओके, ठीक है, दिस इज द वन, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है ना, एकदम सिंपल है। इसके अंदर आप जो चाहिए उसके अंदर आप लिख सकते हो, राइट ना, है ना, व्हाटएवर इज नॉर्मल लाइक एज एन एचटीएमएल, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा, अब मैं इसको सेव कर दूंगा, सिर्फ सेव करना है मुझे। अब देखो मैंने सेव कर दूंगा इसको ना, ये ऑटोमेटिक कंपाइल होगा, कंपाइल और फिर से रिस्टार्ट, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आके देखो ऑटोमेटिक ये री-रेंडर करेगा, रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सर्वर है ना, हमारा सर्वर काम कर रहा है, अभी सर्वर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमने क्या किया कंपोनेंट्स भी बनाए। कंपोनेंट समझो ना कि कंपोनेंट्स एक क्लास हो सकता है नहीं तो फंक्शन, अभी हमने क्लास बेस देखा, मैं फंक्शन भी अभी बता दूंगा, ठीक है, दोनों भी। ठीक, तो एक बेसिक आइडिया आपको लेनी है कि क्या होता है, इसका फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले हमारा index.js आ रहा है, मैं अभी इतनी बार इसको रिपीट करो कि क्योंकि इसके आगे मुझे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, राइट ना, आप समझ जाओगे कि फ्लो क्या है, क्योंकि इसके आगे तो हर बार हमें यही करना है। तो import my app from my app, ठीक है, ओके, और इसके अंदर हमने इसको लोड कर दिया। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ जो कंटेंट डालना है, आप आराम से यहाँ पे एनीथिंग डेटा वी कैन ऐड, ओके, ठीक है। सो अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली अभी नहीं होगा, उस इमेज का पाथ देना है, सोर्स देना है, तो उसको रखने के लिए हम इस एसआरसी के अंदर रख सकते हैं, तो पब्लिक की वो थोड़ा अलग फंडा होगा, बट नॉर्मली वी कैन कुछ भी अगर आपको ऐसे कंटेंट लिखना है, स्टेक लिखना है, आप यहाँ पे अपना डिजाइनिंग कर सकते हो। सीएसएस यूज करना तो सीएसएस भी हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, पहले कंसेप्ट को समझना है, डिजाइनिंग के पार्ट पे अभी नहीं जाना है, उस स्टेप पड़ा है आपके लिए डिजाइनिंग करने के लिए। पहले हमें हमारे लॉजिक को क्लियर करना है, उसके बाद हम डिजाइनिंग जैसे चाहे वैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल हो गया क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब मैं एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट भी आपको करके दिखाता हूँ, राइट ना। अगर हमें फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट अगर हमने कर लिया तो दोनों कंपोनेंट्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बेसिक आइडिया आ जाएगी, एंड देन हम आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं पब्लिक को यहाँ पे एसआरसी के अंदर में फिर से और एक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेज बनाऊंगा। यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करना है किसी भी एक पेज पे, देन यहाँ पे न्यू करना है, या हमने तो एसआरसी पे राइट क्लिक करके न्यू करना है, जैसे भी आप चाहो। यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके, और मैं और एक बना रहा हूँ माय ऐप फन। माय ऐप फन मतलब माय ऐप और एक फंक्शनल कंपोनेंट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, एक्सटेंशन डॉट जेएस मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे फर्स्ट थिंग मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। चलो इसको भी हमने इंपोर्ट कर दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है सिंपल सा, और उस फंक्शन को क्या करना है, हमें क्रिएट करना है, और जैसा भी बना वैसे इसको कॉल करना है, ठीक है। सो एक मैं दिखाता हूँ वे टू क्रिएटिंग द कंपोनेंट्स, हम यहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है।
कंपोनेंट्स क्या होता है ये हमने पढ़ा है, इज अ ब्लॉक ऑफ द कोड, ठीक है। रिएक्ट स्टेट्स कंपोनेंट स्ट्रिंग विद द लोअर केस लेटर डोंट टैग्स लाइक दैट, ऑलवेज स्टार्ट द कंपोनेंट विद द कैपिटल लेटर। देखिए कुछ उसके रूल्स भी यहाँ पे बता दिए। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एनी रिएक्टर। Components let us you split the UI into independent reusable pieces and think about each piece is an isolation। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इनका कहना ये है, अगर आप कोई कंपोनेंट्स बनाते हो, जैसे कि आप यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स बना रहे हो, ठीक है, जैसे ये हेडर का कंपोनेंट बना रहे हो, नेविगेशन का बना रहे हो और इस कंपोनेंट बना रहे हो, तो एक एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आइसोलेट है, मतलब सेपरेट है, अलग अलग है, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इसकी डिपेंडेंस इस पे नहीं है, इज इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक आइसोलेटेड, एक आइसोलेशन कंपोनेंट्स हमारे पास है, जब चाहे जिसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट दूसरे ऊपर नहीं होगा क्योंकि डिपेंड है ही नहीं, ठीक है ना। और एक बार बना के बार बार उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रीयूजेबल कंपोनेंट। लेट यू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीसेस। कंपोनेंट आर लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, जैसे मैंने बोला ना, फंक्शन जैसे होंगे या क्लास जैसे होंगे। दे एक्सेप्ट आर्बिट्री इनपुट्स कॉल्ड एज प्रॉप्स। प्रॉप्स भी आएगा हमें धीरे धीरे, प्रॉप्स स्टेट, ओके। प्रॉप्स मतलब समझ लो, जब हम कोई फंक्शन बनाते और फंक्शन को हम पैरामीटर भेजते, जिसको हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहते हैं, ओके। जो हम पैरामीटर भेजते हैं ना फंक्शन को, वो होता है आपका प्रॉप्स। यहाँ पे उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स। एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट है ना, डिस्क्राइबिंग व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो आपको दिखाना है, जो शो करना है, देन वो यहाँ से रिटर्न करेगा एंड आपको शो करेगा। ऑलवेज स्टार्ट कंपोनेंट नेम विद द कैपिटल लेटर, है ना। मैं यहाँ पे हर बार जो भी नेम बना रहा हूँ ना, आपने नोटिस किया होगा, फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर एक का कैपिटल लगा है, ठीक है। और लोअर केस लेटर डोम टैग्स फॉर द एग्जांपल ड्यू रिप्रेजेंट एचटीएमएल ड्यू ऐप, जिसके अंदर फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ओके। अभी हमने यहाँ पे एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट को मैंने बनाया, देखिए क्लास बेस्ड, फोर्थ स्लाइड में बता रहा हूँ। क्लास रिक्वायर्स यू टू एक्सटेंड द रिएक्ट कंपोनेंट, द क्लास मस्ट इंप्लीमेंट द रेंडर मेंबर। देखिए जब भी हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो रेंडर फंक्शन हमें उसको कंपलसरी कॉल करना होता है, व्हिच इज रिटर्न अ रिएक्ट कंपोनेंट टू बी रेंडर्ड। जो आपको एक्चुअल डो में दिखाना है वो क्या करेगा, यहाँ से रेंडर करेगा। इसके अंदर जो भी रहेगा, रेंडर के अंदर जो भी रिटर्न करेंगे, वो एक्चुअल जो आपको शो करना है ना ब्राउजर पे, यहाँ से जो भी रिटर्न करेंगे वो ब्राउजर पे शो होगा, यही ये बता रहा है, ठीक है, ओके। जैसे हम बनाते वैसे, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, सेम वैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हम देखते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट किस तरीके से बनाएगा, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, फंक्शन कीवर्ड लिखना है। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम आपका क्लास का नेम ही होना चाहिए, माय ऐप फन, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ब्रैकेट एंड उसकी बॉडी, ठीक है। सो सिंपल, हमें क्या लिखना है, फंक्शन और फंक्शन का नेम, उसके पैरेंथेसिस की बॉडी। अब उसके अंदर क्या होता है, फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, फंक्शन सीधा रेंडर करता है, मतलब उसके अंदर जो कुछ भी डेटा आएगा हम क्या करते हैं, उसको सीधा रिटर्न करते हैं ना। फंक्शन के अंदर से मुझे कुछ भी चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं। अब फंक्शन के अंदर तो रेंडर फिर से फंक्शन नहीं लिख सकते, क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर फंक्शन लिखा जाता है एंड यहाँ से डेटा रिटर्न होता है, बट फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन नहीं लिख सकते, राइट ना। यहाँ से सीधा रिटर्न होगा और इसके अंदर भी जो भी कोड होगा वो आपका JSX होगा। अगेन मैंने एक ड्यू बना दिया, इसके अंदर कुछ समथिंग लिख दिया, दिस इज अ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया समथिंग, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब से मुझे यहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट करना होगा, तब जाके हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसका नेम माय। अब और एक चीज, index.js में ना हमेशा हम एक ही फाइल को रेंडर करते हैं, क्या करते हैं, एक ही फाइल को रेंडर करते हैं। मतलब जैसे कि इंडेक्स की फाइल है ना, इसमें सिर्फ एक ही फाइल को रेंडर करेंगे जो डेटा रूट के अंदर जाएगा, एक ही फाइल होगी। बहुत हमारे पास तो बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो उसको क्या किया जाएगा, और एक जिसको हम कंपोजिट कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो आएगा ए भी पार्ट आएगा। तो सबसे पहले मानो कि मेरा ये app.js है,
इस फाइल के अंदर तो मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स मैंने बना के रखे अलग अलग पेजेस के लिए, कंपोनेंट 1 2 कंपोनेंट 3 ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है। जितने भी कंपोनेंट्स है ना सबको इस ऐप के अंदर रेंडर कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे ऐप के अंदर पूरे के पूरे कंपोनेंट्स आ जाएंगे एंड देन एक ही ऐप को इस इंडेक्स के अंदर इंपोर्ट कर दो। तो index.js के अंदर हमेशा मेनली एक ही फाइल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक ही फाइल। क्योंकि ऐप को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा तो ऐप के साथ साथ बाकी भी चीजें आ जाएगी ना, क्योंकि हमने C1 को इसके अंदर इंपोर्ट किया है और ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो इन शॉर्ट हम C1 को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है, इसलिए हम index.js में ना हमेशा एक ही फाइल रेंडर करते हैं। इसलिए हम दो बार नहीं करेंगे क्योंकि रूट मेरे पास मतलब एक ही आईडी पे हम काम कर रहे हैं, वन पेज एप्लीकेशंस। तो मैं इसको कमेंट डाल दूंगा सिंपल और दूसरे को मैं इंपोर्ट कर दूंगा। मैं बाद में दिखा दूंगा कि कंपोजिंग ऑफ कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे तो उसको और भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इंपोर्ट फिलहाल तो मैं यहाँ पे करूंगा एक ही, तो माय ऐप फंक्शन फ्रॉम, ठीक है, डॉट करंट डायरेक्टरी, ओके। एंड इस लाइन को मैं फिर से कमेंट पे रखता हूँ, ठीक है, एज फॉर द रेफरेंस। और इसकी जगह पे मैं लिखूंगा माय ऐप फंक्शन, बस। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस माय ऐप फंक्शन को यहाँ पे क्या क्या एक्सपोर्ट कर दिया। ये क्या करेगा, रेंडर करेगा जैसे क्या दिखाना है ब्राउजर पे। तो ये वर्चुअल डोम से डेटा उठा के हम index.js में लेके आएंगे और माय ऐप को कॉल करेंगे। तो माय ऐप में जो भी रिटर्न होगा वो जाएगा अगेन रूट पे, तो फिर से कंपाइल हो जाएगा हमारा। जैसे सेव करोगे इस फाइल को एंड यहाँ पे आकर जस्ट चेक कर सकते हो, ये देखिए आउटपुट आपको मिल जाएगा, दिस इज अ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। क्लियर, ओके। सो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी हम इजीली बना सकते हैं, ओके, एंड हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को भी इजीली बना सकते हैं। और भी इसके अंदर एक चीज होती है, क्या होती है, ये जो क्लास बेस्ड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है ना, इसको ना मैं यहाँ पे ना कमेंट्स डाल देता हूँ, कमेंट्स, ओके। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट्स ऐड कर दिए, कंट्रोल, ओके, और स्लैश जो होता है ना क्वेश्चन मार्क के पास बटन, ये शॉर्टकट होता है। कंट्रोल दबा के उस बटन को दबाओगे, प्रेस करोगे तो ये जितना सिलेक्ट किया वो कमेंट्स में जाएगा। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरो फंक्शन पढ़ा होगा। एरो फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है या फिर एक कॉल बैक फंक्शन बोला जाता है। अगर आपने jQuery पढ़ा होगा तो jQuery में बहुत इजीली आपने वहां पे लिखा होगा, कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि डॉलर, ठीक है, ऐसे लिखा होगा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और उसके अंदर आपने ऐसे कुछ फंक्शन, ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी होगी। तो ये रेडी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, बट इसके अंदर जो पैरामीटर भेज रहे हैं ना वो भी एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर दूसरा फंक्शन पास करना, इसको बोला जाता है एनोनिमस फंक्शन या फिर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, ओके। एरो फंक्शन इस कॉल बैक फंक्शन पे बहुत अच्छे से काम करता है। मेनली ना दिस कीवर्ड, जब हम उस कंसेप्ट में दिस कीवर्ड देखते हैं ना, है ना, तो ये वहां पे इंटरनली बाइंड करता है, इसलिए एरो फंक्शन को बहुत प्रेफर किया जाता है यूज करने के लिए। तो सेम यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो फंक्शन जब एरो फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोस्टली फंक्शन का नाम नहीं लिखते, ठीक है। तो मैंने एक लिखा है कांस्टेंट, ओके, माय ऐप फंक्शन, सेम नाम, जिस नाम से सेव किया उसी नाम से, ओके, इक्वल टू और ब्रैकेट्स एंड एरो लगा दिया, काम हो गया, ठीक है। तो ये एक होता है कि एरो फंक्शंस का एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है, ठीक है, और ये बहुत हम यूज करेंगे, बहुत यूज करेंगे, ठीक है, ओके, हर बार इसको यूज करने वाले हैं। एंड देन अगेन सेम थिंग है ना, जस्ट वी कैन अगेन रिटर्न समथिंग, राइट ना, यहाँ से जो भी करना है फिर से आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, ब्रैकेट्स, इसके अंदर से अपने जीएसएस के पार्ट को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। सेव करना है, ऑटोमेटिकली रिकंपाइल होगा, यहाँ पे आके देख सकते हो ये ऑटोमेटिक दिख जाएगा चेंजेस, ठीक है। सो तो एरो फंक्शन से भी हम इस कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और नॉर्मल फंक्शन से भी इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज्यादा तो ज्यादा हम एरो फंक्शन को ही ट्राई करेंगे बनाने के लिए, क्लियर, ठीक है। अब हम फिर से आते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा मैं अभी चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक है, कि जैसे क्लास मैंने एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट किया, राइट, तो इस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को ना
हम एक ही बार हर बार रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से नहीं लिखेंगे, हर बार रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स नहीं लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ ना मैं यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट लिखूंगा। बट कंपोनेंट आएगा कहाँ से? रिएक्ट से आएगा ना, तो इस रिएक्ट के बाद में कॉमा करके कर्ली ब्रैकेट्स में जितने जितने क्लासेस जो जो चीजें चाहिए ना, आप यहाँ पे ऐसे कॉमा कॉमा करके जो भी चीजें चाहिए ना यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपोनेंट रिएक्ट कॉमा कंपोनेंट। अब हम यहाँ पे माय ऐप को एक्सटेंड करें सीधा इस वाले क्लास से, तो मुझे यहाँ पे रिएक्ट फिर से लिखने की जरूरत नहीं होगी। राइट ओके, इसको जस्ट मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे आपने रिएक्ट लिखा और कॉमा करके कर्ली ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा, यहाँ पे कंपोनेंट नाम का क्लास लिखा है। ओके, अब इसके अंदर हम डायरेक्टली क्या एक्सटेंड कंपोनेंट कर सकते हैं। अब मुझे फिर से रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे ना रिएक्ट इस रिटर्न के बाद तो मैंने सोचा कि चलो मैंने एक ड्यू के अंदर क्या कर दिया, इस कंटेंट लिख दिया जो परफेक्टली यहाँ पे रेंडर हो रहा है, परफेक्टली रेंडर हो रहा है। मैंने सोचा चलो और एक ड्यू यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। मैंने और एक ड्यू लिख दिया। ओके, इस ड्यू के अंदर मैंने फिर से एक एक्चुअल टैग लिख दिया। ओके, लिखा दिस इज अ सेकंड ड्यू, ऐसे समथिंग लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस कर रहे तो कुछ एरर देना स्टार्ट कर दिया उसने। तो हमने तो नॉर्मल एचटीएमएल लिखा है ना, इसके पहले तो अभी तक ठीक था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, ये देखो उसने एरर दे दिया। ओके, ऐसे मैं सेव कर दूंगा, ये देखो नीचे यहाँ पे कंपाइल एरर वगैरह आपको यहाँ पे इसके एरर्स मिल जाएंगे। 2 एरर्स, पार्सिंग एरर, ये बता रहा है कि एडजेसेंट जेएसएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैपर इन क्लोजिंग टैग। राइट ना, ये कह रहा है कि पार्सिंग एरर मतलब इस कोड को पार्स करते समय आपको एरर मिल रहा है। जेएसएस कोड को, जो बेबल स्क्रिप्ट होता है, इस जेएसएस कोड को ब्राउजर के अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा। बट उसके भी कुछ रूल्स होंगे ना, है ना, आप कुछ भी लिखोगे थोड़ी ना वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एडजेसेंट जेएसएस एलिमेंट, ठीक है, एडजेसेंट ये जो दो लिखे हमने मस्ट बी, मतलब ये दो दो ड्यू अलग अलग है ना, ये ड्यू अलग है, ये ड्यू अलग है, ये दो ड्यू मेरे क्या है, अलग है। ठीक है, तो दो एडजेसेंट एलिमेंट को रैप करना चाहिए इंक्लोजिंग, मतलब एक ही टैग के अंदर। क्या कह रही है, आप मल्टीपल ड्यू लिखो, नो इशू, बट इन सारी चीजों को एक ही रूट एलिमेंट के अंदर रख दो, एक रैप करके रख दो। ऐसे आप ड्यू 2-3 बॉक्स रख रहे हो ना, 2-3 बॉक्स नहीं रखना है। आप बाहर से एक बड़ा बॉक्स ले लो और उस बॉक्स के अंदर मल्टीपल बॉक्स रख दो। समझ में है ना, रैप कर। तो ये कह रहा है कि आपको उसको रैप करना चाहिए। ये बता भी रहा है कि शायद आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, डिड यू वांट टू जेएसएस फ्रैगमेंट। ये बता रहा है कि आपको जेएसएस फ्रैगमेंट यूज करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड एक्जेक्टली फ्रैगमेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। फ्रैगमेंट्स इज अ वेरी इजी थिंग। कुछ नहीं, फ्रैगमेंट्स क्या होता है देखो, हमें मल्टीपल ड्यू को भेजना है। ठीक है, वैसे तो अगर ऐसे चल जाता ना, अगर मुझे ऐसे लिखना है ना, इंस्टेड ऑफ मैं बाहर से एक ड्यू लिखता एंड ड्यू को मैं यहाँ पे क्लोज करता, प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो एक सोल्यूशन है। एक पैरेंट, एक टैग होना चाहिए, एक रूट एलिमेंट होना चाहिए, एक रैपर होना चाहिए। दिस इज द रैपर, ये ड्यू मेरा रैपर है जिसके अंदर दो ड्यू है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास एडजेसेंट मल्टीपल ड्यूज होते हैं। अब देखिए, ओके, एंड इन सारी चीजों को अगर आपको रैप करना है एंड आप चाहते हो कि मुझे ऐसे ड्यू यूज नहीं करना, तो फ्रैगमेंट का कंसेप्ट आता है, फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंट क्या होता है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, टैग को लिख सकते हैं जिसका नाम है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ओपन करेंगे, इस रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट को लास्ट में क्लोज कर देंगे। अब देखो एरर चला गया। तो एक रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट एक रैपर एलिमेंट आता है ना, जिसको हमने क्या किया, उस रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिखा। अब इसके अंदर आप जितने कुछ भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने इसको रैप कर दिया एक रूट एलिमेंट में, एंड देन ये आपको हैप्पीली आउटपुट दे देगा। राइट, तो इसलिए फ्रैगमेंट लिखा। ओके, अब इसको भी शॉर्ट कर ले, अगर आपको लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो सीधा सिर्फ फ्रैगमेंट लिखना चाहते हो, सिर्फ फ्रैगमेंट लिखना चाहते हो, रिएक्ट नहीं लिखना है, तो आपको यहाँ पे सेम कॉमा करके यहाँ पे क्या लिखना होगा, फ्रैग
फ्रैगमेंट को यहाँ पे एम्पोर्ट करके रखना होगा, देन आप सीधा फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं, देन आपको फिर से आउटपुट मिल जाएगा। या फिर और एक ऑप्शन है, मैं सिर्फ ये इतना लिख सकता हूँ, बस ये भी फ्रैगमेंट जैसे काम करेगा। ये देखो, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ब्रैकेट्स ओपन कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, ये भी एक रैपर ही होता है। देखो रैप हो गया, कोई एरर नहीं है, ये भी हमें आउटपुट दे देगा, है ना। ठीक, तो ये भी हमारा क्या होता है, एक रैपर होता है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्रैगमेंट्स यूज कर सकते हैं, हम फ्रैगमेंट्स कर सकते हैं। कंपोजिट कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके, ये भी आ जाएगा कंपोजिट कंपाउंड्स, ठीक है। पहले कंपाउंड्स को थोड़ा समझ लेंगे, फिर उसके अंदर है ना कंपोजिंग मतलब दूसरे कंपाउंड्स को इस कंपाउंड्स के अंदर इंपोर्ट करने का काम होता है, ठीक है। ओके, वो भी हम कर लेंगे, बट पहले इस तरीके का इस कंसेप्ट को समझ लो। यहाँ पे कितना कितना इसका पार्ट होगा कंपोजिंग का, फ्रैगमेंट्स कहाँ पे है, यहाँ पे रहेगा कितने कितने, मुझे यहाँ पे पता नहीं चला किसके अंदर है, ठीक है। बट फ्रैगमेंट्स का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से कि रैपर करना है, रैप करना है एक दूसरे का, इसको अंदर क्या करना है, इसको रैप करना है। तो ये होता है हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट किस तरीके से लिखा है ना। एक क्लास बना के इसको एक्सटेंड करके रखा है, और फंक्शन के अंदर सीधा यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करना होता है, इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं विद फंक्शन, या फिर एरो फंक्शन के साथ भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसके साथ हम प्रॉप्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि अभी देखिए मेरे पास ये इंडेक्स है, हमारे पास क्या है, इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने माय ऐप को लोड किया, और मैंने यहाँ से ना समझ लो मैंने ना एक आईडी भेज दिया 101, ओके। मैं आप फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, उसके साथ मैंने एक आईडी भेज दिया, ओके, ठीक है। ये होता है हमारा प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब ना प्रॉपर्टी लाइक दैट की फंक्शन के पैरामीटर्स, ओके। अब ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा हमारे ऐप माय ऐप के पास। तो फंक्शन है ना, रिसीव करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इस एट्रीब्यूट्स का नाम कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग, ओके। बट आइडियली आइडियली है ना, कॉमन यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है, प्रॉप्स नाम से ही उसको लिखा जाता है। मतलब जितने भी लोग हैं फैमिली होते हैं इस प्रॉप्स के नाम से, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, बट क्या लिखना चाहिए, प्रॉप्स ही लिखना चाहिए, जो जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे रिसीव होंगे जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉप्स आएगा, और मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू यहाँ से जो हमने भेजी है ना, ये आईडी 101, मुझे यहाँ पे इसको फेच करवाना है, ठीक है। ओके, तो इसी को मैं फिर से डू लेता हूँ, ओके, क्योंकि हम फ्रैगमेंट्स के अंदर कितने भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा h1 और उसको आईडी करके कर ले बैक, देखिए। और अब आपके पास क्या है, ये क्या है, अपना जावास्क्रिप्ट है। मेरे पास ना यहाँ पे ना एक लेट कीवर्ड होता है, ठीक है। मेरे पास ना x इज इक्वल टू 100 वैल्यू है, या फिर हाँ चलो ओके, लेट नेम इज इक्वल टू एक नेम है, और मैं यहाँ पे ना एक लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके फाइन, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, और रिटर्न के अंदर नहीं लिखना वेरिएबल को, समझ में है ना। ये फंक्शन है, फंक्शन के पहले आप लिख सकते हो ना कोड को, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन ऐड का फंक्शन लिखा, ओके ओके, एंड यहाँ पे लिखते हैं ना लेट a इज इक्वल टू 10, ओके, लेट b इज इक्वल टू समथिंग, एंड लेट c इज इक्वल टू कैलकुलेशन, एंड देन रिटर्न करते c को। तो ये फंडा होता है करेक्ट ना फंक्शन का। तो सेम यहाँ पे भी वही करना है, तो पहले आपको लिखना है फंक्शन, इसके अंदर आपका यूटिलाइजेशन करना है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों वेरिएबल को रिटर्न से हमें भेजना है ब्राउजर पे, क्योंकि दो डेटा मेरा ब्राउजर पे आना चाहिए, तो दोनों डेटा मेरे पास कहाँ पे आना चाहिए, ब्राउजर पे आने चाहिए, ओके ठीक है। वो कैसे आएंगे, वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे नेम को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और इसके बाद में h1 में मैं h को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है, जबकि मेरे पास दो वेरिएबल के अंदर डेटा है। तो इन दोनों को कैसे लिखेगा, तो यहाँ पे देखो,
ये पूरा जेएसएस का कोड है, एचटीएमएल में लिखा है ना हमने, और उसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट को भी लिखना है ना। जेएसएस का मतलब वही होता है ना कि हम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिख सकते हैं, उसको जोड़ के, क्योंकि तभी तो हमारा एप्लीकेशन बनेगा, कुछ डेटा डायनामिकली आ सकता है मेरे पास। कि जो डेटा मुझे मिल रहा है ना, एज नेम, तो मुझे यहाँ पे भेजना है, तो याद रखना कोई भी अगर वेरिएबल हो, एनी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, एनी जावास्क्रिप्ट टाइप डेटा, अगर हम जेएसएस के अंदर लिखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में इसको लिखना है। किसमें? कर्ली ब्रैकेट्स में। जैसे अब मुझे यहाँ पे नेम वेरिएबल है मेरे पास, देखा नेम वेरिएबल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम। इसके आगे मुझे क्या लिखना है? कर्ली ब्रैकेट्स में एज। ये देखो दोनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे लिख दिया, सेव कर दिया। ओके, सेव के बाद इसको मैं रन कर दूंगा, परफेक्टली आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये डेटा है, हमने सबसे पहले index.js को कॉल किया, इसने क्या किया, मैं ऐप फंक्शन कॉल किया, फिलहाल इसको छोड़ दो, मैं ऐप को कॉल कर दिया, तो ये कॉल होगा, मतलब इसमें इंपोर्ट किया ना, ये इसी पेज के अंदर आ चुका है, ये दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, index.js के अंदर ही है, बट ये जो कोड है ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा इस पेज पे। हाँ, देन उसको क्या मिलेगा, इस फंक्शन को कॉल मिलेगा, इस यहाँ पे जाएगा, जो भी कंटेंट है, दो वेरिएबल्स यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाएगा, पूरा का पूरा कोड रिटर्न होके इस रूट के अंदर जाएगा, देन आपको यहाँ पे शो भी होगा। उसी तरह हम क्या करना चाहते हैं, देखो ये जैसे कि हम फंक्शन लिखते हैं ना, एक फंक्शन लिखा है मैंने, ओके, अब मुझे एडिशन करनी है 2 नंबर की, तो मुझे 2 पैरामीटर भेजने होंगे ना यहाँ से, देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको रिसीव करके इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, फिर मैनिपुलेशन कर सकते हैं ना, फिर देन मैं console.log a plus b करूंगा, तो देन मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको सीधा रिटर्न कर सकता हूँ। दिस इज द वे, राइट, एंड देन इसी को यहाँ पे कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, कहाँ नहीं, यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सेम थिंग है, तो ये समझ लो कि आईडी ना इसके जैसे काम कर रहा है, ये जो माय ऐप है ना, ये फंक्शन का कॉल है, और रिटर्न होके जो भी डेटा आएगा वो इस रूट में सेकंड पैरामीटर कॉमा करके लिखा है ना, ये इस यहाँ पे जाएगा। सो तो माय ऐप पे मैंने आईडी एज अ पैरामीटर भेजा, तो रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए मेरे पास, तो एक ना यहाँ पे एक ही हम प्रॉप्स लिखते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली 2 वेरिएबल भेजते हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल को स्टोर रिसीव करने के लिए 2 वेरिएबल लिखते हैं। अगर मेरे पास 4 आर्गुमेंट्स है, तो यहाँ पे 4 पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि 4 पैरामीटर्स होते हैं हमारे। बट यहाँ पे नहीं होता है, याद रखना, यहाँ पे ना हम कितने भी हो, यहाँ पे हमारे पास कितने भी पैरामीटर्स हो, 1 हो 2 हो, ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास 1 है, चाहे कितने भी हो, एक ही यहाँ पर रिसीव करने के लिए एक ही पैरामीटर आपका यहाँ पे यूज करना है, जिसका नाम कुछ भी दे सकते हो, बट आइडियली प्रॉप से दिखा जाता है, ताकि आपका कोड दूसरा भी डेवलपर समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए। ओके, चलिए अब मैं इसी को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से h1 लिखूंगा, और मैं उस आईडी को यहाँ पे फेच करना चाहता हूँ, तो कैसे लिखना है पता है, हम फंक्शन कंपोनेंट्स के अंदर है, तो यहाँ पे लिखना होता है प्रॉप्स, ये देखिए ये प्रॉप्स लिखा, डॉट उसका आईडी, जो भी है, जो भी हमने यहाँ पे भेजा है, आईडी भेजा है, तो कैसे लिखा, ये प्रॉप्स लिखा और डॉट करके इसका नेम दे दिया, क्योंकि जितने भी पैरामीटर है सब के सब इस प्रॉप्स के अंदर रिसीव होते हैं, और उसमें से हमने प्रॉप्स डॉट आईडी को फेच कर दिया। अब यहाँ पे आके देखिए आईडी 10 मिलता है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉप्स, ओके, है ना, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन जैसे आप समझ लाइक ऐसे पैरामीटराइज्ड फंक्शंस, ये हमारा होगा एक प्रॉप्स, है ना, तो ऐसे हम मल्टीपल प्रॉप्स भेज सकते हैं, ठीक है ना। जब हम इस प्रॉप्स को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ना, जेएसएक्स के बाद हमारा प्रॉप्स आएगा, स्टेट आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैक्सिमम कोई काम है तो इन दोनों चीजों पे आपको डिपेंड है, पूरा डिपेंडेंसी इन दोनों के ऊपर है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक का पार्ट आपको करना है, ठीक है, यहाँ तक के पार्ट को आपको कंप्लीट करना है, देखना है इंस्टॉलेशन के बाद इंस्टॉलेशन हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो, अगर एक परफेक्टली हो रहा है तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स बना के देखो, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना के देखो, है ना, उनको कॉल अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है, बेसिकली प्रॉप्स के कंसेप्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो इनको कैसे एक्सेस किया है, राइट ना, तो फ्रैगमेंट्स के कंसेप्ट्स को आप देख लो, ओके, इंडेक्स फ्लो समझ के ले लो कि कौन कैसे कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, हमेशा index.js को हम लोड करते हैं, यहाँ से आपको कॉल किया जाता है, जो भी चीज इसका इंपोर्ट किया ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से क्या करते हैं, हम हमारे बेसिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे और इसको यूज करेंगे रेंडर,
ठीक है। जब भी चेंजेस करने होंगे रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर चेंजेस करेंगे, इसलिए हमारा वन पेज एप्लीकेशन क्रिएट होगा। एक कंपोनेंट्स के अंदर चेंजेस करेंगे तो दूसरे कंपोनेंट में कोई अफेक्ट नहीं होगा, राइट। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। ओके, सो इसके ऊपर आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए एंड कुछ अगर इसमें आता है प्रॉब्लम करते समय कुछ एरर्स आ रहे, उसका पिक निकाल के मुझे शेयर कर दीजिए, देन आई विल गिव द सॉल्यूशंस। बट यहाँ तक करना है, सेटअप करना है, मेरे साथ चलना है। अगर आप पीछे रह जाओगे ना तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी एंड देन आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मेरे साथ जितना डिले हो रहा है उतना कंटिन्यूसली उसको कंप्लीट करते रहना, ठीक है। चलो।